गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अरविंद यादव, गौरी सिंह, अभिषेक मिश्रा, अरुण कुमार पंडित, जितने भी साथी आ चुके हैं, एक बार फिर से आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। लास्ट क्लास में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, हम लोग आर्टिकल 54 डील कर रहे थे और 54 पर ही प्रॉब्लम आ गई थी, तो क्लास वहीं रुक गई थी ना। तो 54 को मैं फिर से बता दूंगा। प्रिया, शिवम, वंदना, शिव कुमार, शिवम, प्रिया, अरविंद, जितने भी साथी आ गए हैं सबको गुड आफ्टरनून। तो चलिए हेडिंग फिर से एक बार बना लीजिए, अनुच्छेद 54। वैसे मैंने आधी बात इसमें बता दिया था। अनुच्छेद 54 में मैंने बताया था कि इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। क्या है? इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और मैंने कहा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में को दो भागों में बांट के पढ़िए। निर्वाचक मंडल क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया था। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो राष्ट्रपति को मतदान करते हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, क्योंकि एक तरफ आपने हेडिंग बनाया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, और दूसरी तरफ आपका अपने हेडिंग बनाया था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते, कौन शामिल नहीं होते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद मैंने कहा था दिल्ली प्लस पुदुचेरी, दिल्ली प्लस पुदुचेरी को के निर्वाचित सदस्य। और सबसे अंतिम पॉइंट आपने लिखा था यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य है तो वो भी इसमें शामिल होगा। अब पूरी बात को समझ लीजिए। राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? तो पहला शब्द लिखा है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद का मतलब क्या मैंने बताया था? लोकसभा प्लस राज्यसभा। और निर्वाचित का मतलब यह हो गया कि कोई मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होगा, इसलिए अपने आप इधर नोट कर लीजिए। वीडियो देख लीजिए आलोक जी का क्या कह रहे हैं भाई। तो इसका मतलब कौन शामिल नहीं होगा? कोई भी मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड पर्सन शामिल नहीं होगा। मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होगा। इस पॉइंट को आप याद रखिए, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होगा, क्योंकि कहा गया केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होगा। इसका मतलब अगर कहा जाए कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं तो सही है कि गलत है? सही है। अगर कहा जाए लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं तो सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि लोकसभा का सभी मतलब हो गया कि मनोनीत भी, और मनोनीत शामिल नहीं होगा। राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं? गलत है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं? गलत है। अगर कभी स्टेटमेंट में ऐसा भी आ जाए केवल लोकसभा के निर्वाचित ही शामिल होते हैं तब भी गलत है, क्योंकि केवल लगा देने का मतलब यह हुआ कि राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता, जबकि आपको संपूर्ण रूप से क्या बताया जा रहा है कि संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं बल्कि निर्वाचित सदस्य सभी शामिल होते हैं। संसद के नहीं, पीसीएस के लिए पीसीएस में आना पड़ेगा नरेंद्र विक्रम जी। पीसीएस के लिए पीसीएस पढ़ के समीक्षा अधिकारी हो जाएगा, समीक्षा अधिकारी पढ़ के पीसीएस नहीं होगा। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और उसके पश्चात जितने भी 28 राज्य हैं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। फिर सवाल उठता है कि क्या केंद्र शासित प्रदेश भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है? होता है। क्या सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश? नहीं, केवल दिल्ली प्लस पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन यहीं पर एक संशोधन पूछा जाएगा, संशोधन नोट करिए। अब क्या दिल्ली और पुदुचेरी हमारे मूल संविधान में था? जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब इसे शामिल किया गया था? आंसर है नो। तो कब शामिल किया गया? यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा प्री में, तो ध्यान रखिएगा। 70वां संविधान
70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे शामिल किया गया। किसे? दिल्ली और पुदुचेरी को। तो संशोधन यही पूछा जाएगा आपसे। पहला संशोधन आपके सामने आया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली प्लस पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया? तो आंसर दीजिएगा 70वां संविधान संशोधन 1992। एकदम क्लियर? ठीक है। उसके पश्चात मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी अगर है तो वो भी शामिल होगा। कहां का? यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य है तब। निम्न सदन का सदस्य है तब। और निम्न सदन का मतलब हुआ कि विधानसभा का सदस्य है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो कौन शामिल नहीं होता है? पहला सवाल है कि कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होगा। दूसरा, विधान परिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा। तीसरा, राज्यपाल भी शामिल नहीं होगा। ये सब लोग इसमें नहीं शामिल होंगे। तो कभी कभी बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर क्या राष्ट्रपति स्वयं अपने आप को मतदान कर सकता है? तो स्वयं मतदान कैसे कर पाएगा भाई? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता और राष्ट्रपति को निर्वाचन देने के लिए आवश्यक है कि आप संसद का सदस्य होइए। फिर आपका सवाल होगा क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को वोट दे सकता है? अगर प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य है और निर्वाचित होकर है तब तो देगा। अगर मनोनीत होकर है तो नहीं देगा, क्योंकि कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं करता है। अब इससे बाहर किसी भी परीक्षा में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आपको केवल यहां क्या आर्टिकल याद हुआ कि या आर्टिकल के भीतर सारे पॉइंट्स याद हो गए? तो शायद आपका जवाब होना चाहिए सर आर्टिकल के भीतर सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आपको मैंने ये बताया कि अनुच्छेद 54 में लिखा क्या गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल लिखा गया है। निर्वाचक मंडल में क्या क्या आपको पढ़ना था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता है, दोनों मैंने बता दिया। नोट करके ओके बोलिए। उसके बाद मैं चलूंगा आर्टिकल 55 की तरफ। जल्दी से नोट करके ओके बोलिए। आप उसे नोट्स आप दोबारा बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहली बार समझते हुए चलिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्लास आपको, क्योंकि पहली बार नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें आप लेक्चर में सुनते नहीं सही से। पूरा ध्यान आपका केवल नोट्स बनाने में रह जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो पहली बार केवल क्लास को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए। विस्तार पूर्वक नोट्स दूसरी बार बनाना चाहिए जब वीडियो अपलोड हो जाए तब। ये सही तरीका होता है पढ़ने का। अगली हेडिंग बनाइए अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या लिखा है भाई? अनुच्छेद 55 में लिखा गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसको आर्टिकल 55 में बताया गया है। क्या बताया गया? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी गुप्त मतदान पद्धति के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष को बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एकल संक्रमणी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। गुप्त मतदान को बोलते हैं सीक्रेट वोटिंग। इसके माध्यम से आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कोई भी सदस्य नहीं, विधान परिषद का कोई भी मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे वह मनोनीत। आलोक भैया क्लियर हो गया ना? ये डाउट नहीं रखना है कि केवल निर्वाचित या मनोनीत की बात हो रही है। विधान परिषद का
कोई भी मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए इतना ही आपको जानना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान तरीके से। जब मेंस पढ़ते हैं हम लोग उसका डिटेल समझाते भी हैं, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स में कुछ बारीकियां मैं आपको बता देता हूं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है? जनता डायरेक्ट वोट नहीं करेगी, जनता डायरेक्ट वोट नहीं करेगी। तो फिर कैसे होगा? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव कराया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होगा। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब होता है सर? ये कभी समझ में नहीं आया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि को तय किया और इस निर्वाचन विधि के लिए उन्होंने व्यवस्था किया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया? इसके दो बड़े कारण थे। पहला कारण, हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो उस चुनाव में केंद्र और राज्य की भागीदारी बराबर हो। केंद्र और राज्य की भागीदारी, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट नहीं बता रहा हूं, फैक्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। परविंदर जी का क्या कमेंट है जरा देखिए भाई, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें केंद्र एवं राज्य की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ताकि हमारे देश का संघीय ढांचा बना रहे। संघीय ढांचा क्या होता है? केंद्र और राज्यों को जो शक्तियों का पावर ऑफ सेपरेशन है, शक्तियों को बंटवारा है, वो बना रहे, दोनों की भूमिका समान रहे। इसलिए कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होगा। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा कैसे पता चलेगा कि केंद्र और राज्य की भूमिका बराबर है? कहा विधायकों के मतों का मूल्य निकालने का एक फार्मूला बना दीजिए और सांसदों के मतों का मूल्य निकालने का एक फार्मूला बनाइए, और फार्मूला ऐसे बनाइए कि सभी विधायकों के मतों का मूल्य, सभी राज्य विधानसभाओं का और सभी सांसदों के मतों का मूल्य आपस में समतुल्य आए, यानी कि बराबर आए। इसलिए कई बार बड़ी परीक्षाओं में विधायकों के मतों का मूल्य निकालने का फार्मूला पूछ लिया जाता है, एक सांसद के मतों का मूल्य निकालने का फार्मूला पूछ लिया जाता है। इसलिए पहले यह समझिए एक विधायकों का मतों का मूल्य कैसे निकलेगा, एक विधायकों का मतों का मूल्य कैसे निकलेगा। फार्मूला नोट करिए, ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। एक विधायक के मतों का मूल्य बराबर उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या अपॉन राज्य के निर्वाचित, मतलब उस राज्य के निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। ये फार्मूला आप रखेंगे तो किसी भी राज्य के भीतर एक विधायक के मतों का मूल्य निकल जाएगा। ये तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है। लेकिन यही से कई नए सवाल बनेंगे। नए सवाल क्या बनेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल यह पूछा जाएगा कि जब कभी भी किसी एक विधायक के मतों का मूल्य निकालते हैं, जो उस राज्य की जनसंख्या रखी जाती है, जनसंख्या किस जनगणना के आधार पर रहेगा? नवीनतम 2011 की जनगणना के आधार पर या 2001 की जनगणना के आधार पर? तो आप आंसर दीजिएगा कि किसी भी राज्य के भीतर एक विधायक के मतों का मूल्य निकालने के लिए जो उस राज्य की जनसंख्या का रखा जाएगा आधार, या 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। यह पहला सवाल है प्रीलिम्स का। 1971 की जनगणना के आधार पर रखा जाएगा। यह पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दूसरा, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा किसी राज्य के भीतर, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन बहुत हाई रहना चाहिए क्लास में। किसी राज्य के भीतर सभी विधायकों के मतों का मूल्य, सभी विधायकों के मतों का मूल्य एक समान होगा या अलग अलग होगा? कॉमन सेंस लगाइए। अगर किसी राज्य के भीतर एक विधायक का मतों का मूल्य निकालने का फार्मूला यह है,
तो दूसरे ही विधायक के मतों का मूल्य निकालने का फार्मूला यही रहेगा ना। और गणित में जब किसी भी सॉल्यूशन के लिए एक समान वैल्यू हो तो आंसर एक आएगा कि अलग अलग आएगा? आंसर एक आएगा। तो इसलिए जब भी कभी आपके एग्जामिनेशन में यह सवाल पूछा जाए, क्या किसी राज्य के भीतर सभी विधायकों के मतों का मूल्य एक समान होता है? आंसर है यस। आंसर है यस। किसी राज्य के भीतर सभी विधायकों के मतों का मूल्य एक समान होता है। लेकिन सवाल घुमा दिया जाए तो, सवाल घुमा दिया जाए तो कैसे? क्या अलग अलग राज्यों के, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या अलग अलग राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य एक समान होगा या अलग अलग होगा? क्या सभी राज्यों की जनसंख्या एक है? अलग अलग होगी। क्या सभी राज्यों में विधायकों की संख्या एक है? अलग अलग होगी। तो इसका मतलब है जब सभी राज्यों के आंकड़े अलग अलग हैं तो वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। और गणित लगाते समय अगर वैल्यू अलग अलग होगी तो आंसर एक आएगा कि अलग अलग आएगा? आंसर अलग अलग आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट लेवल पे इस चीजों को समझिए। किसी राज्य के भीतर विधायकों के मतों का मूल्य तो एक समान होगा, लेकिन अलग अलग राज्यों के, क्या अलग अलग राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य कैसे होगा? अलग अलग होगा। ये दोनों क्वेश्चन गलत मत करिएगा। आईएएस का पूछा गया सवाल है, ये समीक्षा अधिकारी पीसीएस का सवाल नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन में गलतियां मत करिएगा, ये अलग अलग होगा। ठीक है भाई? तो ये 2 पॉइंट आपको यहां से मिले। पहला तो फार्मूला बताया, फिर जनगणना का आधार बताया, फिर किसी राज्य के भीतर विधायकों के मतों की तुलना की, फिर अलग अलग राज्यों के विधायकों के मतों की तुलना करके पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। ये विधायक वाला मामला हो गया। अब आइए संसद वाला देख लेते हैं कि किसी एक सांसद के मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। किसी एक सांसद के मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है? एक सांसद के मतों का मूल्य बराबर, एक सांसद के मतों का मूल्य बराबर क्या होता है? सभी राज्य विधानसभाओं के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। सभी राज्य विधान सभाओं के विधायकों के मतों का कुल मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्य, अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के, कोई बटा नहीं लगेगा, कोई 1000 का गुणज नहीं होगा, बस यही करना है। अब यह फॉर्मूला के बाद 2 सवाल पूछा जाएगा। क्या किसी सदन के सांसदों के मतों का मूल्य एक समान होगा या अलग अलग होगा? यह पहला सवाल पूछा जाएगा। दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा? क्या लोकसभा के सांसदों के मतों के मूल्य की तुलना में राज्यसभा के सांसदों का मतों का मूल्य अधिक होगा या कम होगा? और एक सांसद के मतों का मूल्य निकालने का फार्मूला मैंने बता दिया। तो आप कहेंगे सर जब एक सांसद के मतों का मूल्य निकालने का फार्मूला बनाया है, बताया आपने, यही तो लोकसभा के सभी सांसदों के मतों का मूल्य निकालने का फार्मूला होगा। यस। और यही राज्यसभा के भी सभी सांसदों के मतों का मूल्य निकालने का फार्मूला होगा। यस। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के सभी सदस्यों के मतों का मूल्य एक समान होगा। लेकिन यह पूरा फार्मूला इस प्रकार से बनाया गया है, जब पूरे सांसद के मतों का मूल्य निकाला जाएगा और जब सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाएगा तो आपस में एक दूसरे के बराबर आएंगे। और यह व्यवस्था इसीलिए किया गया है ताकि केंद्र और राज्य की भूमिका राष्ट्रपति के निर्वाचन में बराबर बनी रहे और हमारे देश का संघीय ढांचा बना रहे। इसलिए अनुच्छेद 55 के तहत भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। ये इसका पहला कारण है। अभी दूसरा बाकी है। अधिक व अधिक नहीं होगा। जब एक ही वैल्यू हर जगह होगी तो एक समान होगा। सचिन शर्मा, अब समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं आपको दूसरी बारीकी बताता हूं। ये तो मैंने पहला तरीका बताया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्यों अपनाया गया। अब दूसरा कारण बताता हूं आपको। इसलिए कह रहा हूं कि ये हाईली कॉन्सेप्ट है और हाईली कॉन्सेप्ट के लिए हाईली कंसंट्रेशन बनाना
पड़ेगा क्लास में। कंसंट्रेशन डाउन होगा तो चीज ऊपर से निकल जाएगी, और कंसंट्रेशन बना रहेगा तो पानी की तरह सब साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं आपको। अब आइए बैक लेकर आता हूं आपको। फिर यहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व का पहला रीजन मैंने समझा दिया कि केंद्र और राज्य की भूमिका बराबर है, इसलिए यह व्यवस्था अपनाया गया। लेकिन इसका एक और कारण है, और दूसरा कारण क्या है? भारत के राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास वास्तविक बहुमत हो, जिसके पास वास्तविक बहुमत हो। ये वास्तविक बहुमत का मतलब क्या हुआ सर? ये बात समझ में नहीं आ रही हमको। क्योंकि हमारे देश के भीतर चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, इन सब का जो चुनाव होता है वह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति के माध्यम से होता है। नोट करिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति के माध्यम से होता है, के माध्यम से होता है। ये कौन सी व्यवस्था है? व्हाट इज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति? लिखा क्या गया है भाई? लिखा क्या गया है? ये कंसंट्रेशन कमी हो गई, क्या नाम है भैया? प्रियांशी, ऐसा ही नाम था हमारे स्टूडेंट का जो 35वां रैंक आया है। वो लिखते थे प्रियदर्शी, अभिषेक प्रियदर्शी, तो उनको मैं प्रियदर्शी के नाम से ही जानता था, बाद में पूरा नाम का पता चला अभिषेक प्रियदर्शी। आप प्रियांशी जी हैं। आपने सवाल किया, लेकिन आपके सवाल से मैं बहुत खुश नहीं हूं, थोड़ा नाराज हूं, इसलिए क्योंकि आपका सवाल यह बताता है कि कंसंट्रेशन लेवल आपका डाउन था। क्योंकि आपने पूछा है सवाल में कि इसमें विधानसभा के सभी विधायकों के मतों का मूल्य रहेगा या किसी एक विधायक के मतों का मूल्य। लिखा क्या है? मैं इसको पढ़िए तो, ये लिखा मैंने क्या है? कहां गया? पहली बार में अगर आपको कुछ नहीं आता मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन अगर मैं बता दूंगा फिर नहीं आएगा तो मैं जरूर नाराज हो जाऊंगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहां क्या लिखा गया? सभी राज्य विधानसभाओं के विधायकों के मतों का कुल भी लगा है, सभी राज्य भी लगा है। तो ये सवाल कहां से आया आपका? आना ही नहीं चाहिए था। यहां तो मैंने स्पष्ट कर दिया है, ये डाउट बचा ही नहीं रह जाए बच्चों के पास, इसलिए मैंने लिखा है सभी राज्य विधानसभाओं के और कुल का। लेकिन कोई बात नहीं, गलती करना आपका काम है और समझाना और मुस्कुरा के माफ कर देना हमारा काम है, ठीक है? लेकिन दोबारा नहीं। अब समझ में आ गया? प्रियांशी जी जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, मैं आपको समझा रहा था कि ज्यादातर चुनाव हमारे देश में कैसे होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति के माध्यम से होता है। इस पद्धति के अंतर्गत जितने भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, इस पद्धति के अंतर्गत जितने भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, उन उम्मीदवारों में से जो सर्वाधिक मत पाता है, जो सर्वाधिक मत पाता है वह क्या हो जाता है? वह विजयी हो जाता है, वह विजयी हो जाता है। चाहे उसके वोटों का प्रतिशत, चाहे उसका वोटों का प्रतिशत कुछ भी हो, डजेंट मैटर। एग्जाम्पल देके समझाइए। जैसे मान लीजिए ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर 4 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, टोटल 100 मतदाता थे। एक को मिला 21 वोट, एक को मिला 19, एक को हुआ 18, एक को हुआ 16 और लोग एब्सेंट रहे। कौन जीतेगा? इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। तो आप कहेंगे सर ये 21 वोट वाला जीत जाए, वेरी सिंपल, ये कौन सा कठिन काम है? ना ना ना, पूरे राज्य विधानसभाओं के, मतलब राज्यों की भूमिका केंद्र की तुलना में बराबर होनी चाहिए। बात नहीं समझ पा रहे हैं? स्टार्टिंग में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर केंद्र कहे कि हमारी भूमिका 50% है, तो राज्य भी बोले हमारी 50% है। ये एकल मत पद्धति, अभी आगे देखते हैं, दीक्षा दुबे बताएंगे उसके बारे में। तो जो सर्वाधिक मत पाता है वह विजयी हो जाता है। अच्छा, सर्वाधिक जो मत पाया उसको कितना वोट मिला है? 21। टोटल मत कितना था? 100।
तो इसका मतलब है इसके पक्ष में केवल 21 लोग हैं ना। 79% की इच्छा के बगैर ये प्रधान बन गया। बात को समझने का प्रयास करिए। 79% लोगों की इच्छा के बगैर यह व्यक्ति प्रधान बन गया, केवल 21% के चाहने से। तो क्या ये गांव के भीतर का वास्तविक बहुमत माना जाएगा? आंसर है नो। और हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसी व्यवस्था को नहीं अपनाया जाएगा। तो कैसी व्यवस्था को अपनाया जाएगा? भारत का राष्ट्रपति तब तक नहीं बन सकता जब तक उसको कुल पड़े हुए वैध मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त न हो जाए। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में नियत कोटा की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति के चुनाव में किसकी व्यवस्था की गई? नियत कोटा। और नियत कोटा का फार्मूला क्या होगा? नियत कोटा का फार्मूला होगा कुल पड़े हुए वैध मत। चुनाव में कुल पड़े हुए वैध मत अपॉन 2 + 1, ये कहेंगे तो 50% से प्लस आ जाएगा। और जब तक किसी राष्ट्रपति को यह नियत कोटा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह देश का राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। इन दो स्थितियों के कारण भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। एकल संक्रमणी क्या है अब बताते हैं। अब एकल संक्रमणी के मतलब बताते हैं। एकल संक्रमणी ये व्यवस्था क्यों अपनाई गई? सिंगल ट्रांसफरेबल कहा जाता है इसको, सिंगल ट्रांसफरेबल। अब आपको निर्वाचन विधि मेंस में लिखने के लिए आता है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि समझाइए। मेंस पढ़ाते हैं तो विधि आपको लिख करके बोर्ड पे बताते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में विधि नहीं पूछी जाएगी समीक्षा अधिकारी में। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं मुजबानी के तौर पर, ओरली रूप से एकल संक्रमणी क्यों कहा गया। एक्चुअली जब कभी भी आप लोकसभा का चुनाव वोट देते हैं या विधानसभा का वोट देते हैं या ग्राम प्रधान का वोट देते हैं तो आप कई बार कहते हैं मैंने भाजपा को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया। दूसरे नंबर पे देना होता तो इस बार मैं सपा को देता, तीसरे नंबर पे देना होता तो बसपा को रखता, चौथे पे देना होता तो भाजपा को रखता। ऐसा बोलते हैं ना चाय की दुकानों पर। लेकिन क्या ऐसा कर पाते हैं? कभी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मतदाता होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मतदाता होंगे वह मतदाता वरीयता क्रम में मतदान करते हैं। क्या? वरीयता क्रम में मतदान करते हैं। ये नंबर 1 पे होगा, ये नंबर 2 पे होंगे, ये नंबर 3 पे होंगे, ये नंबर 4 पे होंगे, जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे। और उसके बाद जब सब मतदाता वोट दे देते हैं तो वोटों की गिनती होती है, जिसे मतगणना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे मतगणना कहा जाता है। और मतगणना के बाद यह देखा जाता है क्या किसी राष्ट्रपति के उम्मीदवार ने नियत कोटा प्राप्त कर लिया कि नहीं। और इस नियत कोटा के लिए केवल पहले फर्स्ट वरीयता क्रम वाले वोटों की गिनती की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को नियत कोटा प्राप्त हो गया तो वह राष्ट्रपति बन जाएगा। और नियत कोटा नहीं प्राप्त हुआ, सुन लीजिए, लिखना नहीं है इसको, सुन लीजिए, जानते रहिए आप, क्योंकि प्री में ये नहीं पूछा जाएगा। ये तो मेंस की बातें होती, लिखना पड़ता है आंसर में। यदि किसी व्यक्ति को नियत कोटा प्राप्त नहीं होता तो फिर से चुनाव नहीं होगा, दोबारा मतगणना कराई जाएगी। और दोबारा मतगणना के समय फर्स्ट वरीयता क्रम में सबसे कम मतदान पाने वाले व्यक्ति को मतगणना से बाहर कर दिया जाएगा और उसके प्रथम प्रायोरिटी वाले वोटों को निकाल लिया जाएगा। बचे हुए शेष उम्मीदवारों में उसे द्वितीय वरीयता क्रम में बराबर भागों में जोड़ दिया जाएगा और फिर से काउंटिंग की जाएगी और देखा जाएगा अब किसी को नियत कोटा प्राप्त हुआ या नहीं। और जब तक ये नियत कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसका मतलब है जो व्यक्ति बाहर हुआ उसको जो वोट मिला था वह वोट तो ट्रांसफर हो गया दूसरे व्यक्तियों में। इसका मतलब है इस वरीयता क्रम को अपनाने की वजह से कई बार मतदाता अपना मतदान जिसको देता है उसे न मिलकर दूसरे के पास भी जा सकता है। इसलिए इसमें एकल संक्रमणी मत पद्धति को लिखा गया। इसलिए संपूर्ण रूप से कहा जाता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व
एकल संक्रमणी गुप्त मतदान पद्धति के माध्यम से किया जाता है। ये गुप्त मतदान क्या होता है? सेक्रेट वोटिंग, मतलब जब आप जाकर के बैलेट पेपर को मोड़ करके उस बक्से में डालते हैं तो उसको सार्वजनिक नहीं करना, देखो भैया मैं द्रौपदी मुर्मू जी को दे रहा हूं, जबकि व्यवहारिक तौर पर सभी पार्टियां पहले ही स्पष्ट कर देती हैं हम किसको मतदान कर रहे हैं। फिर भी मतदान के समय जब पेटिका में अपना मत डाला जाता है तो गोपनीय तरीके से डाला जाता है, इसीलिए इसको सेक्रेट वोटिंग या गुप्त मतदान कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो सर ये प्री प्लस मेंस का बैच है, सर पढ़ाइए। अमित दोबे, कहावत है कि अल्प ज्ञानम विशाल काया, छोटी जानकारी कभी बड़ी घातक हो जाती है। मैंने बच्चों को कहा कि ये मैं मेंस में पढ़ाता हूं क्योंकि वहां प्रक्रिया लिखने को आती है। तो अमित दुबे जी ने कहा ये प्री और मेंस का बैच है, आप पढ़ाइए। बैच का मॉड्यूल हमने ही बनाया है, तो हमें ये पता है कि प्री है, प्री प्लस मेंस का है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है कि मेंस में जो आपका समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन आता है वो लिखित नहीं आता साहब, ऑब्जेक्टिव आता है। हम उस मेंस की बात कर रहे हैं जहां पर आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना होता है। जैसे यूपीपीसीएस 2022 में यह सवाल आया है, यूपीपीसीएस 2022 में यह सवाल आया कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि को संक्षेप में समझाइए। 200 शब्दों में यह लिखना था, उस मेंस की बात कर रहे हैं हम। आपके उस मेंस की बात नहीं कर रहे हैं जो आपके समीक्षा अधिकारी के मेंस में पूछा जाएगा। वो मेंस का बैच है, मैंने ही मॉड्यूल किया, मुझे पता है ये बात तो। और यहां ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन आपके मेंस में रहेगा। ये जो प्री कम मेंस आप समीक्षा अधिकारी में पढ़ रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका प्री में रहेगा वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मेंस में रहेगा, वहां लिखित रूप से नहीं रहेगा। और जिस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूं, आईएएस पीसीएस में नहीं, समीक्षा अधिकारी में नहीं, पीसीएस वाले भी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब समझ गए मेरा कहने का मतलब कि मैं कौन से मेंस की बात कर रहा था। तो इसलिए मुझे पता है कि समीक्षा अधिकारी में प्री और मेंस को कवर करने के लिए किस लेवल पे जाकर पढ़ाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मुस्कुरा मुस्कुरा के गलती करते रहिए, मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के माफ करता रहूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 55 कंप्लीट हो गया। अब मेरे साथ रिवीजन करिए। आपको 4 आर्टिकल मैंने पढ़ा दिया, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति क्या है? देश का प्रथम नागरिक। और क्या है? कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख। और क्या है? देश का संवैधानिक प्रमुख। और क्या है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष। और क्या है? राज्य का प्रमुख। क्या करता है ये? देश का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 53 क्या बताया? देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। लेकिन ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख नहीं है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में है। जितने पॉइंट्स बोल रहा हूं यहीं पर सवाल बनेगा, ध्यान से सुनते रहिए और इसको तैयार करते रहिए अच्छे से। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल 2 भागों में मैंने बांट के बताया कि कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा। शामिल कौन होगा? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली प्लस पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, और यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री है और वह निम्न सदन का सदस्य है तो वो भी शामिल होगा। लेकिन यहां ध्यान रखना, एक संशोधन है। संशोधन कौन सा है? कि दिल्ली प्लस पुदुचेरी को 70वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है, मूल संविधान में नहीं था। कौन शामिल नहीं होगा? कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा। विधान परिषद का कोई सदस्य चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत नहीं होगा। कोई राज्यपाल नहीं होगा। कोई प्रधानमंत्री यदि मनोनीत सदस्य है तब भी नहीं होगा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और अनुच्छेद 55 में क्या पढ़ाया? राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। और निर्वाचन विधि में क्या बताया? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी गुप्त मतदान पद्धति के माध्यम से किया जाता है। समझ गए भाई ना? तो जितना बताया जाए उतना फोकस करिए। उतना अगर आपने कर लिया, जितना मैं आपको बताऊं, तो ओ न रूठे, एक सिंगल क्वेश्चन पॉलिटी का गलत नहीं करके आएंगे आप। सिंगल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं पूरा क्लेम के साथ। लेकिन बहुत परेशान मत होइएगा, थोड़ा ट्रस्ट करिएगा, विश्वास करिएगा। कई बार क्या होता है, जो गंभीर बच्चे हैं पहले को तो जानते हैं, नए बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किस लेवल पे क्लास चलती है, कैसे इमरान सर पढ़ाएंगे, कैसे हमको पढ़ना है। बहुत तनाव मत लीजिए। आप पहली बार परीक्षा में जा रहे हैं, हम 25 बार इस बैच को पढ़ा चुके थे, हमें तो ये बात का पता है ना आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
लेकिन जो चाहिए, जो बताया जाए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उतना नोट्स बनाइए, तैयार करिए, धूमधाम से जाके एग्जाम दीजिए। पॉलिटी एकदम आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, चलिए 4 आर्टिकल क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 56 की तरफ। अनुच्छेद 56 की तरफ, इसमें क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी? राष्ट्रपति की पदावधि, इसको आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकता है, पहला कारण। दूसरा, उससे पहले राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए, तीसरा, उससे पहले संसद महाभियोग द्वारा हटा दे, संसद महाभियोग द्वारा हटा दे, या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर दे, शून्य घोषित कर दे। इतनी परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से रिक्त हो सकता है। फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति यदि चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद रिक्त कर सकता है। 5 वर्ष से पहले यदि राष्ट्रपति की अचानक से मृत्यु हो जाए तब भी इनका पद रिक्त हो जाएगा। 5 वर्ष से पहले संसद महाभियोग के प्रस्ताव के द्वारा भी इनको हटा सकती है। 5 वर्ष से पहले यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद रहा हो और सर्वोच्च न्यायालय उस चुनाव को शून्य घोषित कर दे और उसे क्या कह दे, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दे, फिर भी यह पद रिक्त हो जाएगा। तो दूसरा सवाल आपका हमसे होना चाहिए, क्या सर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने पद पर नहीं रह सकता? वैसे तो हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति, दूसरे शब्दों में कहा जाता है उत्तराधिकारी, का चुनाव करा लेना चाहिए। जैसे आपने देखा कि देश के राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल पूरा होने से पहले द्रौपदी मुर्मू का चुनाव संपन्न हो चुका था। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए और उसके उत्तराधिकारी का चुनाव न संपन्न हुआ हो किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति 5 साल पूरा होने के बाद भी अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी का चुनाव ना हो जाए, जब तक उसके उत्तराधिकारी का चुनाव ना हो जाए। ठीक है, अनुच्छेद 56 में इतनी बातें मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या वो कैमरा छोड़ दिया क्या भाई? आ गया, पकड़ लिया? बहुत बढ़िया दीक्षित दुबे, मुकेश कुमार, वंदना। 56 भी हो गया। अभी वीडियो जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
अभी जा रहा है वीडियो भाई? आंचल, दीक्षा दुबे, राजकुमार गुप्ता या अनिल कुमार? आवाज आ रही है सीधे से, सही से? आंचल, दीक्षा दुबे, जल्दी से बताइए। वॉइस और वीडियो दोनों दिख रहा है अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। 56 बाई कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई डाउट किसी को पूछ सकते हैं। वैसे क्लास के बाद 10 मिनट में आपसे पूछूंगा जरूर कि पूरे क्लास के बीच कोई डाउट रहा करे तो नोट भी कर लिया गया। फिलहाल डाउट कहीं छोड़ ही नहीं रहे, सारा एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। 56 के बाद अब आपको देखना है 57। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या हुआ? क्या राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति के बाद फिर से नियुक्त होने के लिए पात्र है? फिर से नियुक्त होने के लिए पात्र है? कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया, जैसे रामनाथ कोविंद जी एक बार राष्ट्रपति बन गए, क्या वह दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो इसका आंसर है कि कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु का, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है। निर्धारण किया गया है, लेकिन इनकी अधिकतम आयु का निर्धारण, इनकी अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। आपके एग्जाम में कभी सवाल भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से क्या होगी? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनकी कोई अधिकतम आयु नहीं होती। इसीलिए भारत का कोई राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। एकदम साफ। दूसरा पॉइंट, यहां अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना होगी। क्या अमेरिका में भी कोई राष्ट्रपति, अमेरिका में भी कोई राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? आंसर है नो। अमेरिका में कोई राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्या यह अमेरिका में मूल संविधान में यह व्यवस्था थी? आंसर है नो। अमेरिका के मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह व्यवस्था 22वें संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, यह हमारा संशोधन नहीं है, यह अमेरिका के संविधान का संशोधन है। अमेरिका के 22वें संविधान संशोधन 1951 में यह व्यवस्था कर दिया गया कि अमेरिका में कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। मूल संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। कोई तर्क देके बताइए, ऐसी नहीं थी। क्योंकि अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डी रूजवेल्ट। अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डी रूजवेल्ट। ये अमेरिका में 4 बार राष्ट्रपति बने। ये अमेरिका में 4 बार राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति अब नहीं है। अब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन पाएगा? केवल 2 बार। ठीक, तो ये सारे पॉइंट क्लियर। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से जितने क्वेश्चन बन सकते थे सबको मैंने क्लियर कर दिया, और अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना भी कर दी। अब 57 के बाद कौन सा आर्टिकल आएगा? अनुच्छेद 58 आएगा। अनुच्छेद 58 आएगा।
अनुच्छेद 58 आएगा। इसमें क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति की योग्यता, और योग्यता को दो भागों में बांट के पढ़ना होगा कि राष्ट्रपति की योग्यता में क्या शामिल है, राष्ट्रपति की योग्यता में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है। इनकी योग्यता में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में कहीं भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन लाभ के पद के बारे में इतना जरूर बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, संघ के मंत्री का पद, संघ के मंत्री का पद, राज्य के मंत्री का पद, राज्य के मंत्री का पद, राज्यपाल का पद, ये लाभ के पद नहीं है, ये लाभ के पद नहीं है। और बाकी हमारे संविधान में कहीं भी बहुत स्पष्ट तरीके से इसे परिभाषित नहीं किया गया है। ये तीन योग्यताएं बताई गई। चौथी योग्यताएं क्या बताई गई हैं? कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये 4 पॉइंट हो गए। ये अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता को बताया गया है। इनकी योग्यता में क्या शामिल होगा उसमें मैंने 4 पॉइंट बताए कि पहला पॉइंट वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, तीसरा वह किसी लाभ के पद पर न हो, लेकिन यहां लाभ के पद के अंतर्गत ये सारे पद नहीं माने जाते। उसके अलावा वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चों में यह गलत फहमी हो जाती है कि यानी वह लोकसभा का सदस्य हो। ये मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि वह लोकसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एक लोकसभा का सांसद बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वह एलिजिबिलिटी वह रखता हो। तो क्या चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? न्यूनतम 25 वर्ष, यही तो चाहिए। और जब इसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष पहले बताई गई है तो ये तो हो ही जाएगा। तो मामला ये नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी शर्तें बताई गई हैं सांसद बनने के लिए लोकसभा का, कि किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष का कारावास नहीं होना चाहिए, किसी अन्य सामाजिक कुरीतियों, दहेज प्रथा और अस्पृश्यता को बढ़ावा देने में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो जो और भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से संसद के द्वारा कानून बना करके लोकसभा का सांसद बनने के लिए जितनी भी योग्यताएं बताई गई हैं वो सभी योग्यताएं इसमें रहनी चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति बन पाएगा। फिलहाल इतना गहरा पूछा नहीं जाएगा, आपसे केवल इतने 4 पॉइंट याद रखने हैं कि भारत का राष्ट्रपति की योग्यता में पहला पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और उसकी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रहनी चाहिए। अभी पूरा कहां बताया? प्रीति जी काहे आगे आगे भाग रही हैं? प्रीति जी पूछ रही हैं कि क्या कोई विदेशी भारतीय नागरिकता ले लिया हो तो राष्ट्रपति बन सकता है? प्रीति जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैंने आर्टिकल 58 पढ़ा दिया? मैंने पूरा कर दिया? जब मैंने पूरा नहीं किया तभी सवाल कहां पूछ लिया आपने?
अभी तो मैंने आधी भी बात पूरी नहीं की है, अभी तो 2 बातें बची हुई हैं और इधर हिस्सा भी बना दिया है। योग्यता में क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है पहले से लिख दिया है, ये मैंने पहले लिख दिया है, तो क्लियर हो जाएगा अभी ना। तो जब तक हम ये ना कह दें ये आर्टिकल मैंने कंप्लीट कर दिया, तब तक मन में जो सवाल है उसके मन में रखे रहिए, क्योंकि जो मन में आपके सवाल आएंगे हम आपके सवाल अपनी तरफ से खुद उठाएंगे। अब आपको ये पूछना चाहिए तो उसका उत्तर भी आपको हम देते चलेंगे, ठीक है। तो ऐसी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं पूछने की आपको। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है प्रीति जी आपके पूछने पे इसका उत्तर बता रहा हूं, ये आप ना भी पूछती मैं तब भी बताता, लेकिन थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना, जल्दबाजी हो जाती है। क्या शामिल नहीं है भाई? वह जन्म से भारतीय हो यह आवश्यक नहीं है। वह जन्म से भारतीय हो और यह आवश्यक नहीं है। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति का कहीं भी जन्म हुआ हो, डजंट मैटर, यदि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और ऐसा सवाल जो पूछ सकता है उसको उत्तर भी इसका पता होता है, यह हमारा मनोविज्ञान कहता है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता तो इतना गहराई से आप सोच ही नहीं पाते कि क्या कोई विदेशी भारतीय नागरिकता ले तो राष्ट्रपति बन पाएगा या नहीं। ये तभी कोई सोच पाएगा जब इसका उसका उत्तर पता होगा। नहीं कहा यहां तक क्यों सोचेंगे आप? यहां तक इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इसका उत्तर आपको पता है। अब महसूस करिएगा हमारा मनोविज्ञान सही है या गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वह जन्म से भारतीय हो यह आवश्यक नहीं है। वह कहीं भी जन्मा हो पूरी दुनिया में, अगर भारत की नागरिकता उसने प्राप्त कर ली है तो राष्ट्रपति बन सकता है, यह पहला निषेध है। दूसरा, वह पढ़ा लिखा हो यह भी आवश्यक नहीं है। वह पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। समाप्त हो गया। अब 58 में कोई पॉइंट नहीं पूछा जाएगा आपसे इससे बाहर। अनुच्छेद 58 की योग्यता में जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सब कवर हो जाएंगे। ये पता तब चलेगा जब मैं राष्ट्रपति समाप्त करके आपको बोलूंगा कि पिछले 25 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। जब पीसीएस और आईएएस वाले भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे तब आपको लगेगा हमने किस लेवल में पढ़ा है इसको। अच्छा, ऋषि सुनक के पीएम बनने, ऋषि सुनक तो वहां के पीएम बने हैं, वो तो ब्रिटेन के बने हैं, तब इसलिए आपने भारत के बारे में सोच लिया। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा सोचते हैं आप। चलिए अब 59, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59, इसमें क्या है? राष्ट्रपति की पद की शर्तें हैं। राष्ट्रपति की पद की शर्तें हैं। और राष्ट्रपति की पद की शर्तों में क्या कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपके मन में सवाल आ सकता है, इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकता? ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। क्या चीज? दीक्षा दुबे, क्या बताना है? दीक्षा दुबे बताइए, बताइए, लिख के कमेंट बताइए क्या बताना है। क्या चीज छूट गया? कुछ छूटा तो नहीं? कुछ पूछना चाह रहे हैं तो खोल के बताइए क्या बताना पूछना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि राष्ट्रपति की पद की शर्तें में मैंने आपको यह बताया कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि कोई संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ अगर कोई संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने से पूर्व, ये आईएएस में पूछा गया सवाल है भाई, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी।
ये दोनों पॉइंट याद रखिए, ये किताब में नहीं लिखा रहता, किताब में ये लिखा रहता है, लेकिन यहीं से इस सवाल का जन्म हो जाता है, इसलिए दोनों बता रहे हैं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की पद की शर्तों को बताता है और पद की शर्तों को बताते हुए यह बताता है लाभ का पद का मतलब यह हुआ कि कोई सरकारी नौकरी से संबंधित नहीं। मूलतः अगर कोई सरकारी नौकरी से संबंधित है तो प्रायः लाभ के पद में माना जाता है। अगर आप राष्ट्रपति हैं तो लाभ का पद नहीं है, अगर वह उपराष्ट्रपति है लाभ का पद नहीं है, आप संघ के मंत्री हैं तो लाभ के पद नहीं है, राज्य के मंत्री हैं तो लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल है ये लाभ का पद नहीं है, लेकिन आप आईएएस हैं तो लाभ के पद हैं, आप पीसीएस हैं तो लाभ के पद हैं, आप वीडियो हैं तो लाभ के पद हैं, आप दरोगा हैं तो लाभ के पद में आएंगे आप। अब आपको वहां छोड़ के तभी आना होगा। और हमारे संविधान में इसमें कहीं परिभाषित नहीं किया गया, इसीलिए हम भी बहुत ज्यादा परिभाषा नहीं बता सकते, उतना ही बता सकते जितना संविधान ने कहा है। और इस बात का जब कभी मामला फंस जाएगा क्या ये भी लाभ का पद है या नहीं, तो मामला हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार है न्यायालय, न्यायालय इसकी व्याख्या करेगी। जब कभी ऐसा कोई मामला फंस जाएगा क्या ये लाभ का पद है या नहीं, जितना आपको बताया गया कि ये सारे पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, ये माने जाएंगे, और क्या है या नहीं इसका निर्णय न्यायपालिका करेगी। वीडियो रुक गया है भाई? मैंने देखा वॉइस जा रही होगी, 2 मिनट रुकी इसलिए मैं रुका हुआ हूं। सही हो जाता तभी मैं आगे बढ़ाता हूं। तब तक आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। किसी एक बच्चे ने सवाल पूछा, एक बच्चे का सवाल है, आप लोग सवाल सुनिए, उसका मैं जवाब दे रहा हूं आप लोगों को। किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा है कि सर किसी को अगर वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है तो क्या लाभ का पद माना जाएगा? ये इसका मानक नहीं है भैया। किसके नाम तो आपका मैं भूल गया, काफी नीचे चला गया कमेंट आपका। किसी एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि अगर किसी को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है तो क्या वह लाभ का पद माना जाएगा? ये इसका कसौटी ही नहीं है, नहीं इसका मानक है, तो कैसे ऐसे कह सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को वेतन संचित निधि से ही दिया जाता है, प्रधानमंत्री और जो संघ के सब मंत्री हैं भारत की संचित निधि से ही मिलता है। तो ये सब लाभ के पद नहीं, ये इसका मानक नहीं है। लाभ के पद के अंतर्गत अनुच्छेद 102 के तहत केवल इतना कहा गया है, ये सारे पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे जो मैंने आपको बताया। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जो सरकारी नौकरियों में है वही लाभ के पद हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद है। जब कोई अपवाद का मामला फंस जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्या करेगी। ठीक है सर, आकाश कुमार आपका सवाल था, ये क्लियर हो गया ना? तो अब लाभ के पद पे कंफ्यूजन, पहला शब्द मैंने यही बोला है, लाभ के शब्द को हमारे संविधान में परिभाषित ही नहीं किया गया है, इसलिए मेंस में विवाद का ये सवाल पूछा जाता है पीसीएस में। नहीं, वो लाभ का पद नहीं होगा, वो लाभ का पद नहीं होगा प्रीति। संविदा वाली नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट की कोई नौकरियां लाभ के पद पर नहीं आएंगी। तो अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति की पद की शर्तें, और पद की शर्तों में क्या बताया गया? संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा राष्ट्रपति, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कोई संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति वह बन सकता है, लेकिन अपना शपथ ग्रहण करने से पूर्व वहां की सदस्यता छोड़नी होगी। दूसरा शर्त एक ये भी बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक प्लस 50 प्रस्तावक की व्यवस्था की जाएगी। 50 प्रस्तावक की व्यवस्था की जाएगी। अब आपका दूसरा सवाल होना चाहिए,
ये केवल मात्र कह देना कि जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए सब लाभ के पद हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका जो माध्यमिक से चयनित होते हैं टीचर में, वो लाभ के पद नहीं माने जाते। लेकिन जो लोक सेवा आयोग से चयनित होते हैं वो लाभ के पद हैं। जो प्राइमरी टीचर हैं वो लाभ के पद हैं, लेकिन जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से हैं वो लाभ के पद नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये लाभ के पद में इतना ही है। जितना दूर तक आप सोच रहे हो उतना दूर तक कोई सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। वो रिसर्च का हिस्सा हो गया, आपकी क्यूरियोसिटी का हिस्सा हो गया। लाभ के पद पर जितना एग्जाम ओरिएंटेड जानना था वो मैंने बता दिया कि हमारे संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। अब और इसके बारे में जानना है तो आपको फिर उन लोगों की आत्माओं के पास पहुंचना होगा, संविधान निर्माताओं के। हमारे संविधान में जो लिखा गया है वो मैंने आपको बता दिया कि लाभ के पद को परिभाषित ही नहीं किया गया है। इसको बता दिया गया ये लाभ का पद नहीं है। ये कह दिया गया कि सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जो और भी मुद्दे हैं वो ज्यादातर लाभ के पद हैं। और उसके अलावा जो जानना है फिर न्यायपालिका में जाके अपील कीजिए कि मैं इस पद पर हूं, क्या लाभ का पद माना जाएगा या नहीं, तो न्यायपालिका बताएगी। ये इमरान सर नहीं बताएंगे, ये आपको न्यायपालिका बताएगी। मैं प्राइमरी के टीचर हूं, फिलहाल आप लाभ का पद है, आप लाभ के पद पर मानी जाएंगी। अगर आप चुनाव लड़ना चाहती है ना तो पहले आप त्याग पत्र दीजिए, तब चुनाव लड़िए। सब चैटिंग के हिस्से वाले देखिए, तो अनावश्यक क्वेश्चन पूछें, कोई जवाब नहीं दूंगा इसको, मैं पहले बता दे रहा हूं। अनावश्यक कोई जो आपके सिलेबस से एग्जाम से लेना देना कुछ नहीं है तो कोई जवाब दूंगा नहीं मैं पहले बता दे रहा हूं। फिर नाराज मत होइएगा सर मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब सुपरफ्लुअस क्वेश्चन है, अनावश्यक। कोई एक क्वेश्चन आप पूछा कि प्राइमरी का टीचर लाभ का पद है, नहीं है, ये पूछा ही नहीं जाएगा। किसी आज तक आईएएस के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। मेंस में ये विवाद लिखने को आता है, आईएएस में और पीसीएस में, तब वहां आपको बताना पड़ता है ये लाभ के पद माने गए हैं, ये नहीं माने गए हैं। इससे संबंधित विवाद में न्यायपालिका का ये फैसला आया है। ठीक है, तो अनावश्यक सवालों से बचिए। यही जो अनावश्यक क्यूरियोसिटी है, यही तो आपको सिलेक्शन से दूर लेके चला जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं, उसमें ज्यादा आपकी दिलचस्पी होती है। जिससे मतलब है वहां पर आप ध्यान नहीं देते हैं। अनुच्छेद 59 हो गया आपका। तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक ये कहां से होंगे फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हैं ये कहां से होंगे, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से होंगे। ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से होंगे। ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से होंगे। कई सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर जो अनुमोदक बन सकता है क्या वो प्रस्तावक भी बन सकता है? नहीं, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक अलग अलग होने चाहिए। एक ही व्यक्ति अनुमोदक और प्रस्तावक दोनों नहीं बन सकता है। दूसरी बात कि सर अनुमोदक क्या होता है और प्रस्तावक क्या होता है, बड़ा सिंपल सा बात है ये। जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्थान पर 100 लोग बैठे हैं, उनसे कहा जाए आपको पॉलिटी कौन पढ़ाएगा, तो 4 टीचर खड़े कर दिए गए कि जिसके 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक हो जाएंगे वही पॉलिटी पढ़ाएगा। अनुमोदक प्रस्तावक का मतलब जो इस बात का प्रपोजल लाए कि ए नाम का जो टीचर है, बी नाम का जो टीचर है, ये हमें पॉलिटी पढ़ाएंगे, ये आपने प्रस्ताव ला दिया। दूसरे व्यक्ति ने क्या कह दिया, हमारा भी समर्थन है, आई ऑल्सो एग्री फॉर दिस टीचर, ये क्या हो गया, समर्थन हो गया। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, लेकिन ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक अलग अलग होने चाहिए। और ये कहां से होंगे, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से होंगे। और इसलिए अब टॉपिक खत्म होने के बाद जब बैच में अभी जब बोलूंगा, अब क्लास खत्म हो गई मेरी, तो 10 मिनट टाइम दूंगा, तभी अब सारे डाउट लूंगा, क्योंकि इसमें कुछ अगंभीर बच्चे भी हैं इस बैच में, और अगंभीर बच्चे पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देंगे। और हमने पहले दिन बता दिया अनुशासनहीनता अगर क्लास में हुई तो पूरा बैच गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपका अनुशासनहीनता नहीं, आपके परीक्षा में पूछा गया कोई सवाल का एक सिंगल वर्ड और सिंगल कॉन्सेप्ट में नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अनावश्यक अगर डिस्टर्बेंस क्लास में रखेंगे तो फिर गंभीर बच्चों का नुकसान हो जाएगा। और हम गंभीर बच्चों को नुकसान होने के लिए अगंभीर बच्चों की कोई भी नहीं सुनते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा तभी सारे कमेंट डाउट्स आपके लूंगा। अगर डाउट है तो बताइए कौन कौन से डाउट आपके हैं, क्योंकि बीच में आप लोग क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं आपके सिलेबस से और आपके क्वेश्चन से। तो इससे बचिए प्लीज, अंतिम बार आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। टॉपिक से रिलेटेड एक नहीं 1000 सवाल पूछिए आप, उसका जवाब मैं दूंगा और आपका पूरा अधिकार भी है हमसे पूछने का। लेकिन अनावश्यक जो आपके एग्जाम से और क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, जो चाय की दुकानों पे चर्चा का विषय है वो चाय की दुकान पे ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्लास में नहीं।
अनुच्छेद 59 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलेंगे अनुच्छेद 60 की तरफ। अनुच्छेद 60 की तरफ। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, ये तो आर्टिकल हो गया। लेकिन यहां पर यह पूछा जाएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर एब्सेंट हो तो, एब्सेंट का मतलब क्या हुआ? अनुपस्थित हो तो, तब सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तब सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। और यह भी एब्सेंट हो तो यह प्रक्रिया आपके 34वें न्यायाधीश तक ऐसी चलती जाएगी। फिलहाल यह आवश्यकता पड़ती नहीं, या तो मुख्य न्यायाधीश रहेगा, अगर वो नहीं रहेगा सर्वोच्चतम जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिला देगा। लेकिन आपको यहां मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको आगे कई सारे सवालों में काम आएगा। वैसे तो हमारे संविधान के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप को अनुसूची 3 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुसूची 3 में बताया गया है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। राष्ट्रपति पहला अपवाद है, उपराष्ट्रपति दूसरा अपवाद है, राज्यपाल तीसरा अपवाद है। इन 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। तो ये 3 आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। इन 3 राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के खूब पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण जो है वह आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण आर्टिकल 69 में है, और राज्यपाल का शपथ ग्रहण 159 में। तीनों आर्टिकल नोट कर लीजिए, ये तीनों आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 60, आर्टिकल 69 और आर्टिकल 159। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण और आर्टिकल 159 में राज्यपाल का शपथ ग्रहण। बाकी सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप को कहां रखा गया है? अनुसूची 3 में रखा गया है। क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल 60 पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या बताया? इसमें शपथ ग्रहण के प्रारूप को बताया गया है। कौन शपथ दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। हम लोग 52 से लेकर 60 तक आर्टिकल कंप्लीट कर लिए। अब रिवीजन करिए, ऊपर ऊपर का पॉइंट बोलिए, अंदर नहीं। अंदर आप नोट्स बना के बोलेंगे। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में देश की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। 59 में राष्ट्रपति की पद की शर्तें और 60 में शपथ ग्रहण। एक सवाल यहां छूट गया, उसको मैं बता देता हूं। एक पॉइंट मिस हो गया जो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। आर्टिकल 59 को बताते समय एक बात मैं और आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कुछ जमानत राशि जमा होती है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि जमा होती है। कितना होती है? 15,000 रुपए। ये कहां जमा की जाती है? आरबीआई में या भारत सरकार के सरकारी खजाने में, या भारत सरकार के सरकारी खजाने में। तो क्या ये जमानत राशि जब्त भी हो जाती है? हां, यहीं से तो सवाल पूछा जाएगा। जब किसी उम्मीदवार को पड़े हुए कुल वैध मत में से
पड़े हुए कुल वैध मत में से 1/6% मत भी न प्राप्त हो, 1/6 वोट भी न प्राप्त हो, तो इसकी ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। कुल मिला के ये 15,000 रुपये जो जमानत राशि होती है, यह कहीं न कहीं राजनीतिक प्रतिष्ठा को दांव पर लगाती है। ये राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए रखा गया है, ताकि अगर किसी की जमानत राशि जब्त हो जाती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को चुनाव में पड़े हुए कुल वैध मतों का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं हुआ। यह आंकड़ा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और जमानत राशि होती कितनी है? 15,000 रुपये। ठीक है। अब सबसे अंतिम आर्टिकल आज का सेशन का होगा अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61, इसमें क्या रखा गया? आर्टिकल भी पूछा जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग की प्रक्रिया में क्या क्या सवाल बनेंगे? इसका स्रोत क्या है? कहां से लिया गया है? अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका से लिया गया है। दूसरा सवाल बनता है एक, महाभियोग शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कितनी बार हुआ है? 2 बार। 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। एक बार अनुच्छेद 56 में, एक बार 61 में। 61 में प्रक्रिया बताया गया है, 56 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव जब राष्ट्रपति पर लाया जाता है तो इसका आधार क्या होता है? किस आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है? तो आधार जानिए सबसे पहले। संविधान पर अतिक्रमण के आधार पर, ये पॉइंट नोट करिए, संविधान पर अतिक्रमण के आधार पर इसे कहा जाता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी बारीकियों को समझ लीजिए। मैंने कहा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग तभी लाया जाता है जब वह संविधान पर अतिक्रमण करता है। तो आपका सवाल हमसे होना चाहिए, सर ये संविधान का अतिक्रमण होता क्या है? ये हमारे मन में चल रहा है। संविधान का अतिक्रमण का मतलब हुआ कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार नहीं काम कर रहा है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत वह संवैधानिक रूप से बंधा हुआ है। वह मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, और यदि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य न करे तो इनके ऊपर महाभियोग लाया जाता है। तो आधार क्या है? संविधान पर अतिक्रमण। ये महाभियोग का प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये प्रस्ताव हमेशा संसद में लाया जाएगा। राज्य विधानमंडल में यह प्रस्ताव कभी नहीं लाया जाता। सर कुछ देर पहले आपने बताया था जब मैं संसद बोला करूं तो आप लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों माना करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा तो पहले लोकसभा में लाया जाएगा कि राज्यसभा में? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्या? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस भी सदन में पहले लाया जाएगा, जिस भी सदन में पहले लाया जाएगा उस सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित नोटिस, हस्ताक्षर सहित
नोटिस 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देना पड़ता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने कहा कि राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा तो केवल संसद में लाया जाएगा, राज्य विधानमंडल में ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जाता। लेकिन संसद के किस सदन में लाया जाएगा, तो इसका आंसर है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी महाभियोग लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्त है। शर्त क्या है? जिस सदन में भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित नोटिस 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना होगा। उसके पश्चात वह सदन इस महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करेगी। क्या करेगी? पारित करेगी। कैसे पारित करेगी, यह सवाल पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है विशेष बहुमत से पारित करेगी। ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ये विशेष बहुमत कैसा विशेष बहुमत होगा? सदन की कुल संख्या का 2/3, या सदन की कुल संख्या का 2/3 प्लस सदन का बहुमत, या सदन की कुल संख्या का 2/3। तो यहां लोग फंस जाते हैं। इसलिए मैं केवल इतना नहीं बताऊंगा कि महाभियोग का प्रस्ताव जब सदन में पारित होता है वह केवल विशेष बहुमत से पारित होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए वह विशेष बहुमत से कैसे पारित होता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, वह विशेष बहुमत का मतलब यह हुआ सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का बहुमत, सदन की कुल संख्या का बहुमत। और बहुमत का मतलब कौन सा बहुमत? 2/3 बहुमत। सदन की टोटल संख्या का 67%। आशीष भैया जी कह रहे हैं कि सर राष्ट्रपति तो ऐसे ही नाम मात्र का प्रधान होता है, तो काम क्या करता है? उसके नाम पर काम मंत्रिपरिषद करते हैं। अभी दिखाएंगे, अभी राष्ट्रपति पढ़िए तभी बहुत सारे काम देखेंगे कि राष्ट्रपति क्या क्या करता है। अभी तो राष्ट्रपति के बारे में जान रहे हैं, अभी तो राष्ट्रपति के कार्यों को देखा ही नहीं, उनकी क्षमादान की शक्ति को आपने देखा ही नहीं, अभी तो मैंने संयुक्त अधिवेशन पढ़ाया ही नहीं, अभी तो आपने अध्यादेश को जाना ही नहीं, राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति को जाना ही नहीं, राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन को जाना ही नहीं, उसके अभिभाषण को देखा ही नहीं, उसके वीटो पावर को आपने समझा ही नहीं, उसके आपातकालीन शक्तियों को अभी हमने पढ़ाया ही नहीं। तो कैसे जान पाएंगे क्या क्या उसका काम है? तो अभी पूरी जानकारी जब है ही नहीं है तो कैसे आप ये मूल्यांकन कर पाएंगे क्या जरूरत है राष्ट्रपति के पद की? अभी तो धैर्य रखना पड़ेगा आशीष भैया, तब आप बता पाएंगे कि नाम मात्र का प्रमुख होते हुए भी राष्ट्रपति की क्या शक्ति और क्या स्थिति है हमारे देश में। अभी तो यह फैसला ले पाना बहुत जल्दबाजी होगी आपकी, इतना मात्र एक शब्द जान लेने से कि नाम मात्र का प्रमुख है तो राष्ट्रपति क्या करेगा। राष्ट्रपति बहुत कुछ करेगा, अभी रुकिए बताते हैं आगे। ठीक है भाई, तो अब ये पहले सदन के द्वारा इसे विशेष बहुमत से पारित कर दिया गया। अब ये प्रस्ताव कहां जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। और जब ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, जब ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरा सदन इस बात की जांच करेगा, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा सदन इस बात की जांच करेगा क्या पहले सदन के द्वारा लगाया गया आरोप ठीक है या नहीं। और जब दूसरा सदन इस बात की जांच करता रहेगा तो भारत का राष्ट्रपति स्वयं पहुंचकर या किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी को भेजकर अपना मत भी रख सकता है। और दूसरा सदन आरोप में जांच करने के बाद सही पाता है और दूसरा सदन भी इसे विशेष बहुमत से पारित कर दे, इस महाभियोग के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर दे, उसी दिन से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लागू हो जाएगा और भारत के राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। भारत के राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। लेकिन विडंबना, और ये सौभाग्य भी कह सकते, विडंबना शब्द नहीं ठीक होगा, आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रस्ताव के द्वारा हटाया नहीं गया है। हाँ, टोटल 543। अब तो मनोनयन समाप्त हो गया ना, जो कुल संख्या रहेगी 545 वैसे होती है, लेकिन अभी तो अंगल भारतीय कोई है नहीं, तो 543 ही है वर्तमान में। तो 543 का 2/3 मोहन श्याम। और यहां पर
विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 से पारित करिए। अब मैं पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से बोल रहा हूं, दिमाग में एक फ्रेम बना लीजिए। क्या क्या सवाल प्री में बनता है? महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 61। महाभियोग की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। महाभियोग का प्रस्ताव कहां लाया जाता है? केवल संसद में। महाभियोग को लाने का आधार क्या है? संविधान पर अतिक्रमण। महाभियोग संसद के किस सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में। जिस सदन में लाया जाएगा उसकी शर्त क्या है? सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना चाहिए। और सदन में यदि लाया गया तो पारित कैसे होगा? विशेष बहुमत से। कैसे विशेष बहुमत से? सदन की कुल संख्या का 2/3। पहले सदन के द्वारा पारित होने के बाद प्रस्ताव कहां जाएगा? द्वितीय सदन में। द्वितीय सदन क्या करेगा? इस बात की जांच करेगा कि पहले सदन के द्वारा लगाया गया आरोप ठीक है या नहीं। अगर आरोप में सही पाया तो क्या करेगा? वो भी पारित करेगा। क्या दूसरे सदन जब इस बात की जांच करता रहेगा, क्या राष्ट्रपति अपना मत रखने के लिए जा सकता है? यस। क्या दूसरा सदन भी इसे पारित करेगा? यस। कैसे पारित करेगा? जैसे पहले सदन ने पारित किया है। और अगर पारित कर दिया तो उसी दिन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। और आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। हाँ, बता दिया है प्रियांशी जी, ये बता दिया, शायद आप उसमें नहीं थी। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक अलग अलग होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के 20-20 होते हैं, वो उपराष्ट्रपति में पढ़ाएंगे। अब क्या बताएं इस बैच वाले बच्चों को भी, क्योंकि 2 दिन क्लास शुरू हुआ है ना, इनको समझने में हमको टाइम लग जाएगा 10 घंटे में। अब वंदना जी सवाल की कि नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट दे सकते हैं? जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग में वोट देंगे? काहे धैर्य नहीं रख रहे हो? जब आप लोग 15 मिनट क्लास के लेक्चर में धैर्य नहीं रखते रहते तो पूरी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में कैसे धैर्य रख पाओगे आप लोग? पूरी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में कैसे धैर्य रख पाओ? अभी महाभियोग समाप्त नहीं हुआ। अभी मैं महाभियोग की प्रक्रिया के अमेरिकी राष्ट्रपति से तुलना करूंगा। अभी मैं महाभियोग में यह बताऊंगा वह कौन से सदस्य थे जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल थे लेकिन राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। फिर यह बताऊंगा वह कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं थे लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल हैं। अभी ये बताया नहीं, सवाल आने लगे कि ये शामिल होंगे वह या नहीं, तो ये जल्दबाजी होगी ना। क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? धैर्य रख के पढ़ो भैया, धैर्य रख के पढ़ो। आप लोगों के पास पेशेंस नहीं है प्रियांशी जी, इसलिए आप लोग इरिटेशन ला देते हैं पूरे क्लास में। थोड़ा धैर्य तो रखिए। एक एक पॉइंट को क्लियर किया जा रहा है, एक एक शब्द को बताया जा रहा है, लेकिन पढ़ने का मोड ही गलत हो गया। अब आपको लगेगा सर गुस्सा, सर तो मुस्कुरा मुस्कुरा के बता रहे हैं। सर कहां गुस्सा होंगे? प्रियांशी जी कह रहे सर आप गुस्सा बहुत होते हैं। अमित दुबे जी कह रहे काश सारे टीचर आप जैसे पढ़ाते। अब क्योंकि प्रियांशी जी को डांट पड़ी है तो उनको तो ये लगेगा कि इमरान सर गुस्सा होते हैं क्योंकि उनको डांट पड़ी है किसी गलती की वजह से। और यही तो है, हम ना पेरेंट्स की डांट बर्दाश्त कर पाते हैं और न टीचर की। दोनों बहुत कड़वी लग जाती है। जैसे प्रियांशी जी को देखिए बहुत कड़वा लग गया। और यही जो डांट कड़वी लगती है इसलिए कभी सुधार हम में हो नहीं पाता। वो आपके तरीके के लिए बताया जाता है, क्योंकि आप जब सही सही शुरू में जुड़ते हैं ना तो आपको पता नहीं होता किस टीचर का क्या लेवल है, कौन टीचर किस मोड में पढ़ाते हैं। तो इसलिए आपको हड़बड़ी मची रहती है और उस हड़बड़ी में टीचर आपको डांट के समझाता है, तब आपको लगता है कि टीचर गुस्साता है। हम 500 घंटे पढ़ाकर भी बच्चों से कभी गुस्सा नहीं होते। ये कैसे कह दिया प्रियांशी जी आप गुस्सा बहुत होते हैं? हम गुस्सा इसे होते हैं ताकि आप लोग सही लाइन पे हो जाएं। हम आपको सिखाते हैं। नहीं मेनू क्या, मैं आपको सबको एकदम बता दूं, आप जैसा करते रहे वैसा करते रहेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं जो एक बार हमसे पढ़कर जाए केवल पॉलिटी सीख के ना जाए, एक अच्छा विद्यार्थी बन के यहां से जाए। दुनिया के किसी टीचर को पढ़ने जाए तो कोई टीचर हमारे स्टूडेंट को ये ना बता जाए कि तुम्हें पढ़ने का तरीका नहीं पता है।
इसलिए शुरुआती दौर में गुस्सा होकर ठोक बजाकर सही करता हूं कि कहीं भी आप जाएं तो आपको ऐसा कोई न बोले। गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि आपको जब कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, हर एक टॉपिक में बगैर पूछे कोई पॉइंट आपका हम एक एक शब्द क्लियर कर देते हैं, एक एक शब्द जो आपकी एम लक्ष्मीकांत तक में क्लियर नहीं है, और फिर भी वही सवाल आप लोगों का रहता है जो आपके एग्जाम से नहीं था, उसको मना करते हैं। और सबका 99% पॉजिटिव कमेंट है प्रियदर्शी को छोड़कर, प्रियांशी जी को छोड़कर, क्योंकि उनको डांट पड़ी है आज इसलिए गुस्सा है। हमारा कुछ गड़बड़ नहीं होगा, हम कहिए तो और मुस्कुरा करके ऐसे कह देंगे, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। प्लीज आपका बड़ा भाई अपना समझकर या छोटा ही भाई समझकर, अगर हमसे आप सीनियर हैं, थोड़ा गंभीर होइए। अगर आपको इतने जल्दी बुरा लगने लगेगा कि टीचर ने हमें डांट दिया, तो फिर कब क्या कर पाएंगे, तब जीवन में क्या कर पाएंगे भाई आप लोग। और ये शायद आप हमारे पिछले 1000-1200 स्टूडेंट में पहला कमेंट है प्रियांशी जी आपका। साल भर में हम 10,000 बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पहला कमेंट आपका है जिसने ये बात बोली है क्लास में। हमसे ज्यादा डाउट कोई क्लियर नहीं करता, हम डाउट छोड़ते ही नहीं है। फिर भी जब उछल कूद होती तो वही समझाते थोड़ा धैर्य रखो, कुछ बचेगा ही नहीं। आपके बगैर एक आवाज करे पॉलिटी पढ़ा दूंगा, और पॉलिटी का एक सिंगल क्वेश्चन अगर कहीं आईएएस तक का छूट जाएगा तो बताइएगा। ठीक है, इसलिए समझाना मेरा काम है, और बाकी आप लोग जो गलतियां करेंगे उसके भुक्तभोगी आप हो जाएंगे फिर। क्योंकि अभी तक मैंने कोई एक सिंगल डाउट पूरे 52 आर्टिकल से लेकर 61 तक मैंने छोड़ा ही नहीं। लेकिन अभी आप लोग को 2 ही दिन हुआ जुड़े, कल मेरी पहली क्लास थी, आज हमारी दूसरी क्लास है। और आपको क्या आदत बनी हुई है कि हर क्लास में जैसे हड़बड़ाहट रहती है वैसे हड़बड़ाहट करेंगे, वैसे इधर उधर पूछते रहेंगे। हम अपनी क्लास में इस दावे के साथ पढ़ाते हैं कि बच्चा चुपचाप मुंह बंद करके आए और पढ़ा कर चला जाएगा, फिर भी आपको परीक्षा में जो पूछा जाएगा उससे ऊपर के लेवल तक मैं समझा के भेजूंगा आपको कहीं डाउट नहीं होगा। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। वो डाउट एक भी आप लोगों ने नहीं पूछा है, किसी भी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा है, अनावश्यक क्वेश्चन पूछा है, उसके लिए मना क्यों, थोड़ा धैर्य बना के रखो। अब आगे की चीज पहले पूछे जाने जो मुझे पढ़ाना है, तो उसके लिए तो आएगा गुस्सा ना, ठीक है। और फिलहाल अगर इतना गुस्सा लगा तो आज के बाद प्रियांशी जी आप लोगों को कुछ बोला नहीं जाएगा, आप लोग को जीवन में जैसे आगे बढ़ना बढ़िए, मैं अपने तरीके से पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अब देखिए वंदना जी, आप जो पहले से पूछ रहे हैं, हेडिंग बनाइए एक तरफ आप, अब एक तरफ आप हेडिंग बनाइए कि वह कौन से सदस्य हैं, वह कौन से सदस्य हैं, वह कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल नहीं होते, राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल नहीं होते, राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल नहीं होते, ठीक। दूसरा सवाल यहां बनेगा, वह कौन से सदस्य हैं, वह कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, वह कौन से सदस्य है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं था, लेकिन
महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल है। महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल है। महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल है। साइलेंट कर दीजिए। महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल है। पहला पॉइंट है, चलिए वेट करिए। वह कौन से आप बात कर लीजिए। वह कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद दिल्ली प्लस पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा पॉइंट, यदि सीएम यानी मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य हो, निम्न सदन का सदस्य हो, तो ये सारे व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो शामिल थे लेकिन महाभियोग में शामिल नहीं होंगे। और दूसरा सवाल क्या बना, वह कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं था लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल हैं? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जितने भी मनोनीत सदस्य थे, कहां के? संसद के, ये राष्ट्रपति के जब निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं थे, यानी राष्ट्रपति को वोट नहीं किए थे। राष्ट्रपति को ये वोट नहीं किए थे। राष्ट्रपति को यह वोट नहीं किए थे, लेकिन यह जब इनको हटाने की बारी आई तो महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल हो रही। यही वंदना जी का सवाल था और ये मैं तब भी बताता। और इसी सवाल पर अगर मैं ये बोलूं कि आप लोग क्यों आगे आगे भाग रहे हैं, इससे आप डांटना समझें, तो ये कौन तय करेगा कि इसका असली दोषी कौन है, मैं कि आप? इस पॉइंट को तो मैं तब भी बताता। अब आगे ही आप पूछ रहे हैं कि ये क्या होगा, तो ये डाउट कहां से होगा? ये डाउट तो हुआ ही नहीं। फिलहाल आज क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद आपको क्लास में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो बोलना है सो बोलिए, मैं ईमानदारी और निष्ठा के साथ पढ़ा के जाऊंगा आपको, ठीक है? अब मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों को बुरा भी लगता है, वो गलती भी करें लेकिन उनको समझाइए भी मत। उनको गलती करने पर भी उनको चुप रहिए, नहीं ये भी बच्चों को बुरा लग सकता है कि भाई जीवन में जो व्यक्ति मेहनत करके आपको इतना काम करे और बच्चा ये बोले कि आप तो गुस्सा हो रहे हो डाउट पर, और कोई डाउट अभी तक बचा ही नहीं आपके किसी पॉइंट में, तो दुख की बात होगी। लेकिन कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अब अगला सवाल, एक और हेडिंग बनाइए। इसी महाभियोग की प्रक्रिया में, इसी महाभियोग की प्रक्रिया में एक और सवाल आपके एग्जाम में बनेगा। वो सवाल क्या बनेगा? वो क्वेश्चन ये बनेगा, एक, भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में क्या अंतर है? भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में, अमेरिकी राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में क्या डिफरेंस है? अगर ये अंतर आपसे पूछ लिया जाए तो ये अंतर कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ये अंतर पे दो सवाल बन सकता है आपका। भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो लाया जाता है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जाता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लाया जाएगा वह हमेशा और हमेशा निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाता है। ठीक है, अब यह पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या है? भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग केवल संविधान पर अतिक्रमण के आधार पर लाया जाता है, केवल संविधान पर
अतिक्रमण के आधार पर लाया जाता है। केवल संविधान पर अतिक्रमण के आधार पर लाया जाता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लाया जाता है, तो यह भ्रष्टाचार, राजद्रोह या किसी जघन्य या मतलब गंभीर अपराध के लिए भी लाया जाता है। गंभीर अपराध के लिए भी लाया जाता है। ये सवाल यहां से आपके अंतर वाले गहरे सवाल पूछे जा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो लाया जाएगा वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। लेकिन जब कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाएगा तो केवल निम्न सदन में लाया जाएगा, उच्च सदन में नहीं लाया जाएगा। केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाएगा, वहां के जो सीनेट है, उच्च सदन, वहां पर नहीं लाया जाएगा। यह पहला अंतर है भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में, डिफरेंस में। दूसरा अंतर क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लाया जाता है तो उसका आधार क्या होता है? शाबित कदाचार। क्या उसका आधार क्या होता है? शाबित कदाचार, मतलब कि संविधान पर अतिक्रमण। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लाया जाएगा तो भ्रष्टाचार के लिए भी महाभियोग लाया जा सकता है, राजद्रोह के लिए भी लाया जा सकता है, कोई गंभीर अपराध के लिए भी लाया जा सकता है। ये अंतर है। ये दूसरा सवाल मैंने आपको बताया कि वह कौन से व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल थे लेकिन महाभियोग में शामिल नहीं है। तो आप राज्य विधानसभा, दिल्ली प्लस पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य और किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि निम्न सदन का सदस्य है तो ये बताएंगे। यदि पूछा जाए कि वह कौन सा सदस्य है जो राष्ट्रपति को वोट तो नहीं दिया लेकिन हटाने की प्रक्रिया में शामिल है, तो वह है संसद का मनोनीत सदस्य है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहां पर। बाकी महाभियोग की प्रक्रिया में सारे क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाएंगे। आर्टिकल 61, महाभियोग का स्रोत अमेरिका का संविधान, लाया कहां जाएगा? केवल संसद में। संसद के किस सदन में? दोनों सदन में। जिस सदन में पहले लाया जाएगा 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित नोटिस 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिया जाएगा। उसके पश्चात इसे विशेष बहुमत से पारित करके दूसरे सदन के पास भेजा जाएगा। दूसरा सदन पहले सदन के द्वारा लगाए गए आरोप की जांच करेगा और उस समय पर राष्ट्रपति स्वयं पहुंचकर अपनी बात वहां पर रख सकता है। और यदि दूसरे सदन ने भी इसे विशेष बहुमत से पारित कर दिया, उसी दिन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी? लागू हो जाएगी। ठीक है। उच्च को बोलते हैं, निम्न को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो मैंने आर्टिकल 52 से लेके 61 तक आपको बढ़ा दिया। जितने डाउट हो 52 से लेके 62 तक, एक बार 61 तक आप लोग पूछ लीजिए। अंकलेश वर्मा, शिवम कुमार, नरेंद्र विक्रम, अमित दुबे। अब क्लास का मोड यही रहेगा कि शुरुआत से लेकर के 1 घंटा 20 मिनट में पढ़ाऊंगा। उसके बाद लास्ट 15 मिनट में आपके जो भी डाउट होगा सारे डाउट एक साथ ले लूंगा। ठीक है भाई, जितने भी डाउट हो आप लोग पूछ लिया करिए, पढ़ाने के बाद भी अगर आपका डाउट बचा रहेगा। अब जाकर जरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इतने आर्टिकल पे देखिए, कोई क्वेश्चन फंसेगा तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, यूपी स्पेशल भी पढ़ाएंगे। चलिए, जिसका कोई डाउट अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक हो, जो पूछना चाहे, जहां से जो सवाल हो, आईएएस का हो या पीसीएस का, किसी भी परीक्षा का हो, पूछ ले सकता है। शिवम कुमार, वंदना, अनिकेश वर्मा, शिवम कुमार, जितने आर्टिकल मैंने अब तक पढ़ाए, अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, इसके बीच किसी का कोई डाउट हो जो आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, वो पूछ सकता है। घर जाकर घटना चक्र से सारे क्वेश्चन आप इसके सॉल्व करिएगा। कोई क्वेश्चन अगर फंस जाए तो हमसे जरूर बताइएगा या हमको डायरेक्ट मैसेज कर दिएगा, सही क्वेश्चन नहीं हो रहा आपके पढ़ाने के बाद भी। दोनों अलग अलग चीज। संविधान पर अतिक्रमण जो होता है वह, ये इसका मतलब ये होता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य न करे। साबित कदाचार का मतलब होता है उसके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाए जो प्रूव्ड हो जाए। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होता है, राष्ट्रपति में नहीं होता है। गौरव सिंह, कोई डाउट नहीं है।
एक बार देख लीजिए, फिर से दोहरा लीजिए। किसी का कोई डाउट हो, जो डाउट ना बताया गया हो, वो डाउट आप पूछ लीजिए। आपको लगे कि ये आपने क्लास में पढ़ाया नहीं हो, एग्जाम में ये सवाल आता है। केवल समीक्षा अधिकारी नहीं, आईएएस तक के पेपर में। सर जी, संसद का कोई सदस्य प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े तो क्या वह वोट डाल सकता है? अगर संसद का कोई सदस्य लड़ रहा है तब तो वह वोट डालेगा, जीत भी जाएगा। जीतने के बाद जब शपथ लेगा तो वो सदस्यता छोड़ देगा। जब वह संसद का सदस्य है और वह निर्वाचित सदस्य है तो वोट डालेगा। अभी कश्मीर के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तब पार्टिसिपेट करेगा, अभी नहीं करेगा। क्रांति कुशवाहा नो डाउट, प्रिंसिपल नो प्रॉब्लम। जितने भी डाउट हो भाई, प्रियांशी जी आपके भी जो डाउट बचे हों, जिस डाउट में आपको जवाब ना मिला हो, वो डाउट आप भी पूछ लीजिए, कौन से डाउट आपके बचे रह गए हैं। अनिल कुमार, शिवम कुमार, अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक मैंने पढ़ा दिया। अगर यहां पर जो भी डाउट आपके हों वो मुझसे पूछ लीजिए। चलिए शिवानी जी आप बताइए, आपके प्रियांशी जी क्या क्या डाउट है, जरा आपने डाउट पूछिए जो आपको ना बताया गया हो। जल्दी फटाफट पूछिए। और डेली क्लास में ये सिस्टम रखेंगे, 1 घंटा 15 मिनट नॉन स्टॉप एकदम एक एक चीज को क्लियर करते हुए पढ़ाऊंगा। और 15 मिनट सारे बच्चों को पूरी छूट, जरूरत पड़ जाएगी 20 मिनट 25 मिनट तक। जितने डाउट रहे कि सर ये टॉपिक आपने ये पढ़ा है, ये वाला मुद्दा नहीं समझ में आया, ये डाउट नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये पॉइंट नहीं क्लियर है, सब पूछना, आप खूब अच्छे से पूछना। ठीक है, चलिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं फिर 2 बजे से।